नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका न्यूज़ 24 डिजिटल में। तो हैदराबाद का क्या अब नाम बदलकर भाग्यनगर हो जाएगा? इस बात का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र कर दिया है हैदराबाद में जाकर। हुआ दरअसल यूं कि 2 और 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें 3 तारीख को नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि हम अब नाम बदल सकते हैं, उस तरफ संकेत दिए। ऐसे में केसीआर के बेटे हैं केटीआर, उन्होंने कहा जाइए पहले अहमदाबाद का नाम चेंज करिए। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आखिरकार ये राजनीति फिर से क्यों गर्मा गई है और इसके क्या मायने हैं, उसको जानेंगे। संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, क्या मायने इसके नज़र आ रहे हैं कि हैदराबाद का नाम बदलकर आप भाग्यनगर कर देंगे? देखिए, पहले तो ये बताऊं कि पृष्ठभूमि क्या है। हाँ। और नाम बदलना न बदलना तो ये भविष्य के गर्भ में है, पर ये भाग्यनगर ही क्यों, ये पहले जान लेना जरूरी बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है कि हैदराबाद को हम जानते हैं चार मीनार के लिए। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। सब बचपन से पढ़ते आए हैं इसको। हैदराबाद निज़ाम के लिए भी जाना जाता रहा है। वो निज़ाम की राजधानी था, निज़ाम के किंगडम की, बहुत बड़ी किंगडम थी उनकी। और निज़ाम जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और उस वक्त जो कुछ रजवाड़े थे जो बहुत धनी माने जाते थे, तो उसमें निज़ाम थे। उसके बाद हैदराबाद हाल के दिनों में अगर हम देखें तो वो अपने साइबर सिटी के तौर पर उपलब्धि की वजह से फेमस रहा है। और एक दौर था जब उसे साइबराबाद भी कहा जाने लगा था, क्योंकि वो साइबर सिटी के तौर पर बहुत विकसित हुआ है। और अब करीब करीब बराबर रूप से हैदराबाद और बेंगलोर में हब माना जाता है कि ये आईटी सेक्टर का हब है। पर चार मीनार हैदराबाद, मैं पिछले दिनों वहाँ गया तो मैंने देखा कि जो चार मीनारें हैं उनमें से एक मीनार के नीचे भाग्य लक्ष्मी की मूर्ति रखी हुई है। और ऊपर से मंदिर तो पूरी तरह से नहीं कह पाऊंगा, पर एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट मंदिर जैसा बनाने की कोशिश है एक मीनार के नीचे। और वहाँ पर बाकायदा पूजा होती है और लक्ष्मी माँ की पूजा होती है, भाग्य लक्ष्मी आरती होती है और लोग बाग जमा भी होते हैं वहाँ पर। और ये सिलसिला बड़ा रेगुलर होता चला गया हाल के कुछ वर्षों में। लोग जमा होने लगे, अब तो भीड़ होती है प्रॉपर जब भी आरती होती है। तो वहाँ से भाग्यनगर या भाग्य लक्ष्मी का शहर इस तरह से वो फेमस है। अब आज की तारीख में तो हमें एक मूर्त रूप दिखता है कि भाग्य लक्ष्मी देवी की एक मेकशिफ्ट जो टेम्पल बनाई गई है उस तरह की। एक पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है कि सरदार पटेल ने इसी शहर में एक भारत का नारा दिया था, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का दावा भी है। तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्लोगन है। तो भाग्यनगर, अब ये पृष्ठभूमि है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहकर भी किया कि अगर वो नहीं चाहते, वल्लभ भाई पटेल अगर नहीं चाहते, तो आज हैदराबाद जो है भारत में नहीं होता या फिर अलग होता कुछ। उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया, पूरा माहौल बना दिया वहाँ। यहाँ 562 वहाँ रजवाड़े जो हमारे थे आज़ादी के वक्त, तो उसमें से 3 ऐसे रजवाड़े थे जो ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे। जम्मू कश्मीर और काठियावाड़, जूनागढ़ और हैदराबाद निज़ाम। तो ये अपने आप में कहा यही जा सकता है कि पटेल की अपनी समझदारी और सूझबूझ थी। क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि काठियावाड़ और ये हैदराबाद और अगर जम्मू कश्मीर नहीं ज्वाइन किए करते तो फिर कैसा हमारे देश का मैप होता और कितने सुरक्षा की दृष्टि से कितना मुश्किल हो जाता। तो उन्होंने जाहिर है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि की और एक ऐसे भारत के आकार को बनाने में मदद किया जो आज की तारीख में संपूर्ण दिखता है। आप वेस्टर्न कोस्ट है, आप ईस्टर्न कोस्ट है, आप मेनलैंड भारत अप नॉर्थ है, सब में हमारे पास जो सीमाएं हैं वो नेचुरल फ्रंटियर्स हैं जो किसी भी देश की होनी चाहिए। नेचुरल फ्रंटियर्स, समंदर है और इस तरफ द ग्रेट हिमालयन रेंजेस पहाड़ हैं। और जिस तरफ मान लीजिए कि नहीं हैं
पाकिस्तान, उत्तर, तो कितनी दिक्कतें होती रहती हैं। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप ये समझ लीजिए कि ये तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। पर भाग्यनगर वाली जो कंट्रोवर्सी अब हुई है, जो 2-3 तारीख को वहाँ पर नेशनल एग्जीक्यूटिव मनाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो वहाँ मैंने देखा हर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर ही संबोधित किया। और वहाँ से ये कंट्रोवर्सी और ज़्यादा तेज़ी से अब आकार लेती चली जा रही है कि क्या हैदराबाद का भविष्य में नाम अब भाग्यनगर पड़ेगा। ऐसी जगह जहां पर असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं कि दूसरे राज्यों में भी बढ़ता जा रहा है, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, वो जगह जगह जाते हैं, बंगाल जाते हैं और अपनी पार्टी का तो प्रचार करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी जो है उसका प्रचार करते हैं। लेकिन उनका जो गढ़ है हैदराबाद, वहाँ पर जाकर भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी सिर्फ इस बात से मारने की कोशिश करेगी कि हम अब हैदराबाद का नाम ही चेंज कर देंगे। क्या सियासी तौर पर क्या देख पा रहे हैं इस चीज़ से, क्या फ़ायदा होने वाला भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी तो नाम तभी बदल पाएगी जब वो सत्ता में आएगी, और सत्ता में आने के बाद अगर वो कुछ करती है तो बात समझी जा सकती है। तो ये क्या प्रयोजन, ये नाम पहले बता देने का, सत्ता में आने का प्रयोजन तो नहीं है। और अगर है ऐसा तो राजनीति करने का भारतीय जनता पार्टी को अधिकार है, वो राजनीतिक दल है, तो उसने किया। अब हकीकत लेकिन वहाँ की राजनीति की भी समझ लीजिए। 119 सीटें हैं तेलंगाना में, आप जानते हैं आंध्र प्रदेश से टूटकर बना है तेलंगाना, ज़्यादा दिन हुए भी नहीं हैं, लेकिन 119 सीटें जो उसकी है, और पिछले जब से ये गठन हुआ है वहाँ पर तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार है, TRS, तो उन 119 सीटों में 2018 में जो चुनाव हुए थे, जो आखिरी चुनाव हुए थे, उसमें 103 सीटें फिलहाल TRS के पास हैं। 119 में से 103 सीटें अभी तेलंगाना राष्ट्र समिति के पास है, और 7 सहयोगी ओवैसी जी की पार्टी के पास है। वो TRS की सहयोगी पार्टी है 7, यानी कि टोटल 110 सीटें हो गई। कांग्रेस कभी पूरे आंध्र प्रदेश में शासन में हुआ करती थी, और जाहिर है कि वहाँ भी उसकी प्रेजेंस है। लेकिन तेलंगाना के लोग, जिनके लिए तेलंगाना उन्होंने बनवाया कांग्रेस के शासनकाल में 2009 में, वहाँ कांग्रेस को ही वोट नहीं मिलता है, और वहाँ मात्र 6 सीटें कांग्रेस के पास हैं आज की तारीख में। आंध्र प्रदेश में तो नहीं मिलता है, तो वजह है क्योंकि आंध्र प्रदेश को तोड़ने का आपने फैसला ले लिया, तो आंध्र प्रदेश में आपको वोट नहीं दिया जाएगा। तो हम लोगों का गुस्सा समझ सकते हैं, लेकिन जिन्हें बनवाया तेलंगाना में भी कांग्रेस को वोट नहीं मिलता है, मात्र 6 सीटें हैं, और जो बाकी की 3 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें हैं हिमांशु, ये बड़ी दिलचस्प हैं। आपने हैदराबाद का नाम लिया, हैदराबाद में ओल्ड सिटी है जहाँ चार मीनार है। ओल्ड सिटी में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमा रखा है। वहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, हिंदू आबादी है, तो एकमात्र MLA जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जीता करते थे वो थे T राजा सिंह। तो ये राजा सिंह दरअसल वहाँ से बार बार, इस बार भी उन्होंने जीत दर्ज किया था 2018 में, और अभी वहाँ के फायर ब्रांड कट्टर हिंदुवादी नेता के रूप में अपनी उन्होंने छवि बनाई है। और उसके अलावा लेकिन 2 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में बाई इलेक्शन हुए थे, बीजेपी ने वो भी जीता, हजूरपुर और दुब्बक में। तो आप ये समझिए कि वो 1 से 3 हो गई इन्हीं 4-5 सालों के दरमियान। एक वो तो वही सीट हुआ करती थी जो राजा सिंह की हुआ करती थी। मैंने उनसे पूछा भी कि आपका नाम बड़ा अजीब है, राजा सिंह, इस तरह के नाम तो हैदराबाद में तो नहीं है। तो बोले हम दरअसल मध्य प्रदेश से माइग्रेट करके हम लोग, मेरा परिवार पहुंचा था हैदराबाद में। अब तो हम कई पीढ़ियों से रहते हैं वहाँ, लेकिन मैं वहाँ पर इसलिए राजा सिंह नाम है हमारा, क्योंकि और मैं यहाँ पर हिंदुवादी राजनीति इसलिए करता हूँ कि मेरी आस्था है उसमें, और मैं इसको बढ़ाने जा रहा हूँ। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आती है, भाग्यनगर चलिए ठीक है, कहाँ एक तरफ 110 का आंकड़ा, कहाँ 3 का आंकड़ा, तो ये कैसे हो सकता है कि अचानक से सब कुछ इतना बदल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। कम से कम 60 सीट तो चाहिए वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को। तो संभवतः भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है हिमांशु कि वहाँ कम सीटें लाने के बावजूद जो वहाँ पर हिसाब किताब है वो कांग्रेस का पहले से बना हुआ है। तो कांग्रेस वहाँ पर विपक्ष न रहे,
और वो विपक्ष की जो कुर्सी है वो ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को कम से कम इस बार के चुनाव में मिले, जो 2023 में यानी कि अगले साल होने जा रहा है। वो मुख्य विपक्ष बन जाना चाहती है अच्छी खासी सीट लेकर के, और उसके बाद हो सकता है कि वो आने वाले दिनों मुद्दा में जो है अभी से जिस बात की संकेत मिल रहे हैं, भनक मिल रही है, हिंदुत्ववादी कोई मुद्दा, क्योंकि आप हैदराबाद का नाम अगर चेंज करके भाग्यनगर करना चाहते हैं तो उसके पीछे की जो राजनीति है वो क्या हैदराबाद जैसे शहर में या फिर कहें पूरे तेलंगाना में, क्या वहाँ के लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, हाल के दिनों में कुछ घटनाएं भी हुई हैं। हिंदू मुस्लिम दंगे तो नहीं हुए हैं, लेकिन तनाव की स्थिति, एक दलित युवक को मार दिया गया था कुछ मुस्लिम लड़कों के द्वारा, क्योंकि उसने एक ऐसे परिवार में शादी कर लिया था, मुस्लिम परिवार में, जो नहीं चाहता था कि उनकी लड़की उनके लड़के से करे। तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिससे एक तनाव तो हैदराबाद शहर में आपको दिखता है, लेकिन वो बहुत कम है। हैदराबाद शहर ख़ास तौर पर देखिए, वहाँ जो पकड़ है वो असदुद्दीन ओवैसी की है, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन हैदराबाद में ही है सबसे ज़्यादा। बाकी के 119 सीटों पर उस तरह से पॉपुलेशन नहीं है। तो तेलंगाना में ये आरोप भी लगते हैं असदुद्दीन ओवैसी पे कि आप पूरे 119 सीटों पर तो वहाँ खड़े नहीं करते, और चले आते हैं आप बिहार, चले आते हैं आप उत्तर प्रदेश, चले जाते हैं बंगाल, चले जाते हैं दूसरी जगहों पर, मध्य प्रदेश में अभी चुनाव लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं। तो क्यों ऐसा आप करते हैं जब आप अपने ही राज्य में पूरा नहीं लड़वाते हैं? क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो अगर हम कम्युनिटी वाइज देखें तो ये मुस्लिम वोट बैंक हैदराबाद और आसपास के इलाकों के अलावा ज़्यादा है नहीं। तो उस नैरेटिव को बनाने की कोशिश है, और हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं, उसे बदलने की बात करते हैं, तो फिर जो एकदम नूक एंड कॉर्नर है, जो कोने कोने हैं तेलंगाना के, वहाँ तक बात चली जाती है। हैदराबाद की अगर आप बात करते हैं, आप दिल्ली की बात करेंगे तो जाहिर है पूरे देश में जाएगी बात। उसी प्रकार अगर राजधानी की बात आप कर रहे हैं कि राजधानी का ही नाम बदल दूंगा, तो वो मैसेज दूर तक जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मुख्य दावेदार, चैलेंजर के तौर पर आज की तारीख में पोजीशन करना चाहती है। टीआरएस का मुख्य चैलेंजर, जो कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि कांग्रेस नहीं है, वो ये कहना भी चाह रही है। कांग्रेस जो कि इतनी बड़ी पार्टी हुआ करती थी उस क्षेत्र में, हालांकि एक नए वहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए रेवंत रेड्डी, उन्होंने पार्टी में जान फूंकने की कोशिश की है। लेकिन ये जो लड़ाई चल रही है हिमांशु, टीआरएस बनाम मोदी, केसीआर बनाम मोदी, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पहुँचे, जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें रिसीव करने नहीं आए, जानबूझकर अदावत ले रहे हैं। किसे रिसीव करने गए? जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं विपक्ष के, यशवंत सिन्हा, उसी दिन वो पहुंचे, उन्हें रिसीव किया, उन्होंने रोड शो भी किया उनके साथ। तो आप देखिए, ये ऐसे अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं दोनों पक्ष कि अदावत हमारी सीधे मोदी से है। तो फिर ये जो राज्य वाले हैं बीजेपी, और राज्य वाले जो हमारे ये कांग्रेस वाले हैं, इनका क्या है? मेरी लड़ाई तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी से है। याद कीजिए, ये पैटर्न जो है अपनाया था ममता बनर्जी ने, तो ये भी एक चुनावी पैटर्न है कि मैं तो सीधा लड़ता हूं, तो मोदी के खिलाफ जितने वोट हैं वो मुझे मिलेंगे, और मेरे खिलाफ जितने वोट हैं वो तो 3 में बटेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी लेती रहेगी वोट, और उसके अलावा टीआरएस भी लेता रहेगा, और 1-2 छोटे दल हैं वो भी लेते रहेंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी के तहत तो दोनों कुल मिलाकर ये समझा जाए कि अब चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे बयान अब आम हो जाएंगे तेलंगाना में बेसिकली। देखिए, कई जगहों पर तो नाम बदले गए हैं। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, और बार बार कहा जाता है कि कई और जगह हैं जिनका कि बदला जाना है। कई रेलवे स्टेशंस के नाम बदले गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जैसे मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया है, नाम को बदलने के पीछे मकसद क्या होता है? देखिए, नाम को बदलने के पीछे का जो मकसद तो सियासी ही होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो जो मकसद है, वो जो पहचान है, मान लीजिए शिवसेना ने ज़बरदस्ती करके बॉम्बे को मुंबई किया, तो उनकी एक उपलब्धि के तौर पर बाद में वो हो जाता है। चेन्नई हो गया, मद्रास, वहाँ की पार्टियां चाहती थी, सब चाहती थी, तो वहाँ बन गया वो। तो नाम बदल देने से उस पार्टी का जो मोहर होता है वो लग जाता है, और ये बोल करके क्या वोट अपनी तरफ किया जा सकता है। अमूमन पार्टियां नाम बदलती हैं चुनाव जीतने के बाद। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नाम बदलने की बात कह रही है चुनाव
जीतेंगे तब, अभी तो जीता भी नहीं गया है, अभी तो हमें आप बना दीजिए तो हम जीतेंगे। तो ये बड़ी दूर की कौड़ी है। और तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, ये सब मुश्किल के इलाके हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो कोई अब भारतीय जनता पार्टी के लिए 2003 के बाद अभी 2022 में जाके उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक की। आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा फासला, क्योंकि उन्हें अपनी नींव इस तरफ मजबूत करनी थी उत्तर में। अब उन्हें लग रहा है कि ये जो 4-5 राज्य हैं वहाँ किस तरह से हम जमें। लेकिन नॉर्थ की राजनीति और साउथ की राजनीति में थोड़ा फ़र्क हम जो डिफरेंस देखते हैं, अब वो यहीं पर देखते हैं कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में आप चुनावी माहौल में नाम बदलने का जिक्र करें तो जनता बड़ा आपको अप्रिशिएट करे और आपके साथ खड़ी रहे, लेकिन क्या तेलंगाना में ऐसा है? क्या वहाँ के लोग, हैदराबाद के लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? जो नॉर्थ में राजनीति का तरीका है वो क्या वहाँ जाकर काम करेगा? अब इसीलिए तो उन्होंने कहा है वंशवाद के खिलाफ, वंशवाद मुक्त करना है और एक नई थीम चलाई है, क्योंकि दक्षिण में वंशवाद की राजनीति आपको 5 में से 3 राज्यों में दिखाई पड़ती है। तेलंगाना की बात कर लीजिए तो केसीआर, उनके लड़के आप केटीआर का आप जिक्र कर रहे थे, उनकी लड़की भी हैं जो निजामाबाद से एमपी हुआ करती थी, इस बार हारी के कविता। बगल में तमिलनाडु है, वहाँ तो वंशवाद देखिए, अभी मुख्यमंत्री भी हैं जो स्टालिन हैं, करुणानिधि के पुत्र हैं। और उसके बाद ये दोनों राज्य तो हो ही गए, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, वो जगन मोहन जो हैं वो वाई राजशेखर रेड्डी के लड़के, और वहाँ भी वंशवाद की राजनीति। तो दक्षिण में वंशवाद के खिलाफत के जरिए जो है अपनी पाँव को जमाना है वहाँ की ज़मीन पर, ये बीजेपी की कल्पना है और उसके लिए उन्हें मुद्दे तलाशने हैं। तो तेलंगाना में उन्होंने एक मुद्दा तलाशा है कि ये हैदराबाद भाग्य लक्ष्मी, 20% आबादी वहाँ संभवतः कही जाती है कि मुस्लिम्स की हो जाती है हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में, और पूरे चूँकि निज़ाम का इलाका था तो पूरे में 20% के आसपास का है। अब ये 80-20 वाला जो यूपी में चला था क्या वहाँ चलेगा, ये देखना पड़ेगा। लेकिन चूंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को फैलाया है और स्ट्रैटेजी बनाई है, उसमें केसीआर को लड़ना तो बहुत पड़ेगा। ये देखिए आज की तारीख में 119 उनके पास है, लेकिन 103 उनके पास है और 10 मिला दें ओवैसी का। लेकिन ओवैसी को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो रीजनल प्राइड को उभारना चाह रहे हैं, और वो रीजनल प्राइड हैदराबाद का नाम कायम रखने में है, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हैदराबाद का नाम बदल के रखने में है। और यहाँ ये लॉजिक जो है थोड़ा इसका जवाब इस बार उनको खोजना पड़ेगा कि अगर हैदराबाद बदल सकता है तो फिर अहमदाबाद क्यों नहीं। बिल्कुल। चलिए संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि हैदराबाद का नाम क्या उनके नज़रिए से चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।